हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम देखने वाले हैं चौहान वंश के बारे में। और जो दिशा बुक का सॉल्यूशन चल रहा था उसी कड़ी में आज हम क्लास नंबर 6 करने वाले हैं। और इससे पहले 5 क्लासें आ चुकी है। अगर वो आपने नहीं देखी है तो चैनल पे जाना है, चैनल पे जाके आपको प्ले लिस्ट पर क्लिक करना है। प्ले लिस्ट पर क्लिक करते ही आपको सामने दिखेगा दिशा बुक सॉल्यूशन नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है। उसके अंदर आपको 5 क्लासें मिल जाएगी और आज है क्लास नंबर 6, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं चौहान वंश के बारे में। ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, ताकि नई क्लास जो भी आएगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, फिर शुरू करते हैं आज चौहान वंश के बारे में। तो सबसे पहले देख लो चौहान वंश के बारे में क्या दे रखा है। चौहानों की उत्पत्ति के विभिन्न मत दे रखे हैं। ब्राह्मण वंशीय मत तो डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, कायम खां रासो और डॉक्टर डी.आर. भंडारकर, इन्होंने कहा था कि इनका है वो ब्राह्मण वंशीय मत मानते हैं। ठीक है ना। अग्निकुंड से उत्पत्ति कौन कौन मानते हैं तो वो आ जाएंगे अपने पृथ्वीराज रासो, नैणसी एवं सूर्यमन मिश्रण। और सूर्यवंशी कौन कौन मानते हैं तो उसमें आ जाएगा पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो और सुरजन चरित्र, चौहान प्रशस्ति, बेदला शिलालेख और इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा भी इन्हें सूर्यवंशी मानते हैं। और इंद्र के वंशज कौन कौन मानते हैं तो वह आ जाएगा आपके रायपाल का शेवाड़ी अभिलेख कहता है कि जो चौहान है ये इंद्र के वंशज थे। विदेशी मत कौन कौन बोलते हैं तो शक और सीतियन कहने वाले हैं कर्नल जेम्स टॉड और डॉक्टर डी.वी. स्मिथ और विलियम क्रूक। और इनको चंद्रवंशी कहने वाले कौन है तो वो आ जाएंगे आपके हाँसी शिलालेख कहता है कि जो चौहान है वो चंद्रवंशी थे। अचलेश्वर मंदिर का लेख है वो भी कहता है कि ये चंद्रवंशी थे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्न में से किस ग्रंथ में चौहानों को सूर्यवंशी नहीं माना गया है। यानी कि निम्नलिखित जो ग्रंथ दे रखे हैं आपको उसमें से कौन से ग्रंथ के अंदर इनको सूर्यवंशी नहीं माना गया है तो वो आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गोत्रोच्चार ग्रंथ जो है इसके अंदर इनको सूर्यवंशी नहीं माना गया है। बाकी हमीर रासों के अंदर इनको सूर्यवंशी माना गया है, हमीर महाकाव्य के अंदर इनको सूर्यवंशी माना गया है और पृथ्वीराज विजय के अंदर चौहानों को सूर्यवंशी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, चौहान राजवंश के संस्थापक कौन है तो चौहान राजवंश के जो संस्थापक है वो आ जाएंगे आपके वासुदेव चौहान। इसकी व्याख्या देखो, शाकंभरी सांबर, चौहानों की राजधानी इस वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान थे। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार उसने सांबर झील का निर्माण करवाया था। यानी कि सांबर झील के जो निर्माण करता कौन है तो वो आ जाएंगे आपके वासुदेव चौहान और उन्होंने ही सांबर के इर्द गिर्द है वो चौहान वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी। यानी कि अजमेर नगर की स्थापना से पहले है वो अजमेर के जो चौहान हैं उनकी राजधानी कौन सी थी तो वो आ जाएगा आपके सांबर इनकी राजधानी थी। राजस्थान के प्राचीन शहर शाकंभरी, अब इसको सांबर के नाम से जानते हैं, को 7वीं शताब्दी में डैश 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 नामक चौहान राजा ने बसाया था तो वो आपके आ जाएगा वासुदेव चौहान ने इसको बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। चौहान शासक है इनकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी तो वो आ जाएगा आपके आई छत्रपुर, जिसे हम वर्तमान में नागौर के नाम से भी जानते हैं। इसकी व्याख्या देखो भाई, चहमान यानी कि चौहान जंगल देश, जिसे बीकानेर, जयपुर और उत्तरी मारवाड़ को जंगल देश के नाम से पहले जानते थे, तो जंगल देश के रहने वाले थे। उनके राज्य का प्रमुख भाग सबाद लक्ष्य यानी कि सांबर था और उनकी राजधानी है वो आई छत्रपुर यानी कि नागौर थी। ठीक है ना। प्रमुख जो भाग है वो तो सांबर था लेकिन उनकी राजधानी जो है वो आई छत्रपुर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, किसको चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। यानी कि कौन से स्थान को चौहानों का मूल स्थान माना जाता है तो वो आपके आ जाएगा सपाद लक्ष्य यानी कि सांबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अजमेर के चौहानों को डैश 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 के नाम से भी जाना जाता है तो अजमेर के चौहानों को सपाद लक्ष्य के चौहान के नाम से भी जाना जाता है यानी कि सांबर के चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, चंदन राज की रानी रूपाणी जो कि पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीप जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, वह किस वंश से संबंधित थी तो उसका जो वंश आएगा वो आ जाएगा आपके शाकंभरी के चौहानों के वंश से संबंधित थी चंदन राज की रानी रुद्राणी, जो कि प्रतिदिन 1000 दीपक जलाती थी पुष्कर में। ठीक है ना। और उपासना करती थी भगवान महादेव की। तो ये नाम ध्यान रखना, रुद्राणी है वो चंदन राज की रानी थी और सांबर के चौहानों की वंश से संबंधित है। इसकी व्याख्या देखो भाई, शाकंभरी के चौहान शासक चंदन राज की पत्नी रुद्राणी या आत्मप्रभा या योगिनी यौगिक क्रिया में निपुण थी। ऐसा माना जाता है कि वह पुष्कर झील में
प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर महादेव की उपासना करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, गुवक किस वंश का शासक था? जो गुवक है वो किस वंश का शासक था? तो वो आपके आ जाएगा चौहान वंश के, यानी कि चौहान वंश के संस्थापक या चौहान वंश के शासक थे। वासुदेव चौहान चौहानों का आदि पुरुष था। प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, यानी कि चौहान जो है पहले गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, परंतु गुवक प्रथम ने स्वतंत्र शासन स्थापित कर गुर्जरों की अधीनता है वो अस्वीकार कर दी। यानी कि जो गुवक प्रथम है इसने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता अस्वीकार करके अपना स्वतंत्र शासन स्थापित कर दिया था। वासुदेव के वंशज चौहान शासक सामंत के वंशज दुर्लभ राज का पुत्र गुवक प्रथम ने चौहानों के आराध्य देव हर्षनाथ मंदिर, यानी कि हर्षनाथ की पहाड़ी सिक्कर का निर्माण करवाया था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई पहले सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना, क्योंकि दिशा का मैं एक टॉपिक है वो आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। और दिशा का जो ये सॉल्यूशन है ये आपके आगामी जो भी परीक्षा है उसके लिए रामबाण साबित होने वाली है, ठीक है ना। तो आपको एक भी क्लास है वो मिस नहीं करनी है, प्ले लिस्ट में जाकर के सारी की सारी क्लासें आपको देखनी है, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन पर देखो। पहले क्वेश्चन दे रखा है, निम्नांकित चौहान शासकों में से हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाने वाले थे अपने गुवक प्रथम। गुवक प्रथम ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जयानक रचित पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया, और निम्न में से उस शासक का नाम बताइए। यानी कि कौन सा शासक के बारे में ये लिखा है कि पुष्कर पर आक्रमण करने वाले जो 700 चालुक्य थे उनको मार गिराने का कार्य किया था, तो वो कौन से शासक आ जाएंगे? पृथ्वीराज प्रथम। इसकी व्याख्या देखो भाई क्या दे रखी है। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के 5वें खंड में बताया है कि पृथ्वीराज प्रथम ने 1105 ईस्वी में 700 चालुक्यों को मार डाला जो कि पुष्कर में ब्राह्मणों को लूटने के लिए आए थे। यानी कि ब्राह्मणों की रक्षा के लिए 700 चालुक्यों को मार गिराने का जो कार्य किया है वो किसने किया? तो पृथ्वीराज प्रथम ने किया है 1105 के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अजमेर का संस्थापक था? तो अजमेर के संस्थापक आ जाएंगे अजयराज चौहान। इसकी व्याख्या देखो भाई क्या दे रखी है। पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अजयराज का समय चौहानों के साम्राज्य निर्माण का समय माना जाता है। यानी कि अजयराज का जो समय है 1105 से लेकर 1133 का समय वो चौहानों के साम्राज्य का निर्माण काल माना जाता है। उन्होंने मालवा के परमारों पर दबाव बनाने तथा अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना कर इसे अपनी राजधानी बनाया था। तो अजमेर की स्थापना किसने की? अजयराज ने की। कब की थी? तो 1113 के अंदर की थी, और इसको राजधानी भी बनाया था। इन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया था, और पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजयराज ने गर्जन मतंगा यानी कि गजनी के मले सुल्तान को परास्त किया था। तो अजयराज ने किसको परास्त किया था? गर्जन मतंगा, यानी कि जो गर्जनी के जो मलेच सुल्तान थे उनको मारने का भी इनके रिकॉर्ड है। अजयराज ने श्री अजय देव नाम से चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे, और उसकी कुछ मुद्राएं उनकी रानी सोमलवती यानी कि सोमलेखा का नाम भी अंकित करवाया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सोमलवती सिक्के किसने चलवाए? तो अजयराज चौहान के काल में ये सिक्के चले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, श्री अजयपाल चौहान संस्थापक थे। तो अजयपाल चौहान जो है वो किसके संस्थापक है? तो वो आ जाएंगे आपके अजमेर के संस्थापक। कौन है? अजयपाल। और कब किया था इसका स्थापना? 1113 के अंदर इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अजमेर के अजयराज चौहान के पिता कौन थे? यानी कि जो अजयराज है इनके पिताजी का नाम क्या था? तो वो आपके आ जाएगा, पिताजी का नाम है पृथ्वीराज प्रथम। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है वो आपके सही हो जाएगा कि अजयराज के पिताजी का नाम क्या था? तो पृथ्वीराज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए थे, तो वो पहला शासक आ जाएगा अजयराज। अजयराज ने अपने नाम के सिक्के जारी किए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा काल अजयराज से संबंधित है? तो अजयराज से संबंधित काल आ जाएगा 1105। 1105 से अजयराज का काल है वो शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? तो कौन सा चौहान शासक है जिसने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया? तो जो स्थापना करेगा वही तो उसको राजधानी बनेगा भाई। तो वो आ जाएंगे अपने अजयराज जी, जिन्होंने 1113 के अंदर अजमेर की स्थापना करके अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन अजमेर के चौहान राजा
अजय राज यानी कि अजय देव के विषय में सही नहीं है। सही नहीं है ये आपको बताना था। तो इसमें देखो कौन सा कथन है वो सही नहीं है। तो इसमें पहला कथन दे रखा है आपको, अजय राज ने अजमेर यानी कि अजमेरू के नवीन नगर की स्थापना की थी। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है भाई। अजमेर की स्थापना इन्होंने की थी और कब की, तो 1113 के अंदर। और दूसरा कथन दे रखा है आपको, पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजय राज ने गर्जन मतंगा यानी कि गजनी के मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित किया था। बिल्कुल ये भी सही है, पृथ्वीराज विजय के अंदर इसका स्पष्ट उल्लेख लिखा हुआ है। नेक्स्ट कथन देखो इसमें, दिल्ली यानी कि दिल्ली का को अपने अधिकार में लेने वाला वह पहला चौहान शासक था। ये कथन गलत आ जाएगा भाई। दिल्ली पर इसने अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक ये नहीं है। और फोर्थ नंबर देखो क्या दे रखा है, कुछ सिक्कों पर उसकी रानी सोमलवती का नाम भी उल्लेखित था। तो ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वो आपके गलत आ जाएगा कि दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान के किस चौहान शासक को जयानक द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया जाता है? यानी कि जो जयानक भट्ट है उनकी जो रचना है पृथ्वीराज विजय, इसके अंदर स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि चौहानों में एक ऐसा शासक हुआ था जिसने पूरी पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर दिया था। तो वो शासक कौन था? तो वो आपके आ जाएगा अजय राज सेकंड। यानी कि अजय राज सेकंड के बारे में वो लिखते हैं कि अजय राज सेकंड ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राज्य के चारों ओर क्या कर दिया था? चांदी ही चांदी कर दी थी। इसकी व्याख्या देखो भाई, पृथ्वीराज विजय के 5वें खंड में बताया कि अजय राज द्वितीय उर्फ सलहना ने मालवा के राजा सुलहना के साथ साथ मुसलमानों को हराया था। उसने दुनिया यानी कि पृथ्वी को चांदी के सिक्कों से भर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या दे रखा है, अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन है वो सत्य है? यानी कि अर्णोराज के बारे में कौन सा कथन है वो सत्य है वो आपको बताना था। तो कथन नंबर 1 दे रखा है, अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया था। यानी कि गजनी का आक्रमण करता था उसको खदेड़ दिया था। और नेक्स्ट दे रखा है, मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा था। और तीसरा कथन दे रखा है, उसने चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया था। और चौथा कथन दे रखा है आपको कि वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया था। तो बिल्कुल ये सही, अर्णराज को उसके पुत्र ने ही मारा था। और इसमें जो कथन नंबर 2 है वो गलत आ जाएगा कि वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। तो ये कथन गलत आ जाएगा। कथन नंबर 1, 3 और 4 है वो सही रहने वाला है। इसकी व्याख्या देखो क्या दे रखी है, अर्णोराज यानी कि अजय राज के बाद उनके पुत्र अर्णोराज ने 1133 ईस्वी में गद्दी संभाली थी। और उसने पंजाब के पूर्वी भाग और संयुक्त प्रांत के पश्चिमी भाग को विजित किया। और चालुक्य शासक कुमारपाल से हारने पर अर्णोराज की प्रतिष्ठा को काफ़ी धक्का लगा। इसने महाराजा धीराज परमेश्वर परम भट्टारक की उपाधि धारण कर रखी थी। और अर्णोराज ने तुर्क आक्रमणकारियों को बुरी तरह से हराया और मालवा के नरवर्मन को पराजित किया था। तो पराजित करने में असफल नहीं रहा था, उसने पराजित करने में सफलता हासिल की थी। ठीक है ना। और चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह अर्णोराज से किया था। अजमेर में अन्ना सागर झील का निर्माण करवाने में भी अर्णोराज ने ही करवाया था। अर्णोराज है उस स्वयं शैव होते हुए भी अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। उसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। अर्णोराज ने अजमेर में खरतरगच के अनुयायियों के लिए भूमिदान भी दिया था। यानी कि ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि खरतरगच के अनुयायियों के लिए भूमिदान का जो उल्लेख है वो किस शासक से संबंधित है? तो वो अर्णोराज से संबंधित रहने वाला है। देवबोध और धर्मघोष उनके समय के प्रकांड विद्वान थे जिनको उसने सम्मानित किया था। यानी कि जो देवबोध है और धर्मघोष है वो अर्णोराज के समय है वो दरबारी विद्वान थे और जिनको उसने सम्मानित किया था। अर्णोराज के पुत्र जगदेव ने अपने पिता की हत्या 1155 ईस्वी में अजमेर के चौहान शासन पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए कर दी थी। यानी कि अर्णोराज की जो हत्या की थी वो उसके पुत्र जगदेव ने ही की थी भाई 1155 के अंदर। यानी कि चौहान वंश का जो पितृहंता है वो आ जाएगा आपके जगदेव। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी? तो वो आ जाएगा जगदेव ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया था? तो अजमेर में पुष्कर के पास जो वराह मंदिर है
इसका निर्माण करवाने वाले कौन थे भाई? तो वो आ जाएंगे आपके अर्णोराज। अर्णोराज ने वरा मंदिर का निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कवि बंधु या कवि बांधव के नाम से कौन सा राजा है वो प्रसिद्ध था? तो कवि बंधु या कवि बांधव के नाम से विग्रहराज चतुर्थ को जाना जाता था, क्योंकि इनको लिखने का बड़ा ही शौक था, इसलिए इनको कवि बांधव या कटि बंधु के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो भाई, इसके बारे में कुछ व्याख्या दे रखी है। व्याख्या देखो, विग्रहराज चतुर्थ जिन्हें बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है, 1158 से लेकर 1163 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। और 1158 ईस्वी में विग्रहराज चतुर्थ अजमेर का शासक बना था। इन्होंने दिल्ली के तोमरों व दिल्ली में मुसलमानों को पराजित करके उन पर अधिकार कर लिया था। यानी कि दिल्ली पर अधिकार करने वाला ये प्रथम चौहान शासक है जो है वो विग्रहराज चतुर्थ था भाई, ठीक है ना। दिल्ली के जो तोमर है उनको भी पराजित किया और दिल्ली में जो मुसलमान थे उनको भी मौत के घाट उतार दिया। नेक्स्ट देखो, समकालीन लोग इन्हें कवि बांधव या कटिबंधु के नाम से भी पुकारते थे। इन्होंने संस्कृत में हरिकेली नामक नाटक लिखा था। ललित विग्रहराज का लेखक सोमदेव या सोमेदर इनका दरबारी कवि था। तो ललित विग्रहराज की रचना किसने की है? तो सोमदेव ने की है। और सोमदेव किसके दरबारी थे? तो विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी थे। और विग्रहराज चतुर्थ को किस नाम से भी जानते हैं? तो कवि बांधव, कटिबंधु और बिसल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? यानी कि जो ललित विग्रहराज के रचयिता है सोमदेव, वो किस चौहान शासक के दरबार में था? तो वो आपके आ जाएगा विग्रहराज चतुर्थ, या फिर कह सकते हैं बिसल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, चौहान शासकों में से किस शासक को बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है? तो चौहान शासकों के अंदर बिसल देव के नाम से भी जानते हैं, वो है अपने विग्रहराज चतुर्थ। कटिबंधु या कवि बांधव के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाटक ललित विग्रहराज की रचना की गई थी। तो ललित विग्रहराज की रचना किसने की? तो वो आ जाएगा आपके सोमेदर द्वारा या फिर सोमदेव के द्वारा, जो कि विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विग्रहराज चतुर्थ की साहित्यिक रचना हरिकेली है। तो हरिकेली एक नाटक है भाई। हरिकेली क्या रहने वाली है? तो हरिकेली एक नाटक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरिकेली संस्कृत नाटक की रचना किसने की थी? तो वह आपके आ जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। अजय राज के वंशज विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक का नाम है। तो वो नाम क्या है? तो हरिकेली इसका नाम रहने वाला है, जो कि 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है वहाँ पर भी इसके जो कुछ लाइनें मिली है, तो वो अपने ये हरिकेली नाटक का वहाँ पर उल्लेख भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में मिला दिया था, वह कौन था? तो दिल्ली पर विजय प्राप्त करने वाले अपने कौन थे? तो विग्रहराज चतुर्थ थे भाई। विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली के जो तोमर और दिल्ली के जो मुसलमान हैं उन दोनों को पराजित किया था और वहाँ से भी टैक्स का वसूल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस चहमान या चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना की थी? तो वो आ जाएंगे विग्रहराज चतुर्थ। इन्होंने अपने नाम पर ही बिसलपुर नगर की स्थापना की थी। इसकी व्याख्या देखो, टोंक में बिसलपुर कस्बा एवं बिसल सागर बांध का निर्माण बिसल देव द्वारा ही करवाया गया था। इनके काल में चौहानों का जो स्वर्ण युग है वो माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि चौहानों का जो स्वर्ण युग था, यानी कि जो पीक पॉइंट था, वो विग्रहराज चतुर्थ का काल ही था। साहित्य और स्थापत्य की सेवा कर उसने सपाद लक्ष्य राज्य का स्तर ऊपर उठाया और विग्रहराज चतुर्थ ने जबालीपुर का नाम ज्वालापुर परिवर्तित किया था। और दिल्ली के शिवालिक अभिलेख से ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने मलेच्छों को बार बार पराजित कर इसने गजनी के खुसरो शाह यानी कि खुसरो शाह को भी परास्त किया था। ये किस उल्लेख से पता चलता है भाई? तो ये अपने दिल्ली के जो शिवालिक अभिलेख है इससे ज्ञात होता है कि जो विग्रहराज चतुर्थ थे इन्होंने मलेच्छों को बार बार है वो पराजित किया था। और गजनी का जो खुसरो शाह है उसको भी पराजित करने का जो उल्लेख है वो शिवालिक अभिलेख के अंदर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस शासक के राज्य काल में दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? तो कौन सा शासक था? तो वो आ जाएगा अपने विग्रहराज चतुर्थ के काल में दिल्ली का जो शिवालिक स्तंभ या अभिलेख है उसको उत्कीर्ण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस चौहान शासक द्वारा ज्वालीपुर को ज्वालापुर के नाम से परिवर्तित किया गया था? यानी कि जो ज्वालीपुर है इसको ज्वालापुर कर दिया था। तो कौन सा शासक था? तो उसमें आ जाएगा विग्रहराज चतुर्थ जो है
इसने ज्वालीपुर को ज्वालापुर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को परास्त किया था? तो शिवालिक अभिलेख के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ जो है, इन्होंने अमीर खुसरो शाह जो गजनी के शासक है उसको परास्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोंपड़ा या उसको तत्कालिक संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है और उसके स्थान पर पहले एक संस्कृत महाविद्यालय था, उसकी स्थापना करने का जो श्रेय जाता है वो अपने विग्रहराज चतुर्थ को जाता है। और इस जो संस्कृत महाविद्यालय था, इस पर इन्होंने अपने हरिकेली नाटक की जो कुछ लाइनें कुछ पंक्तियां है उत्कीर्ण करवाई थी। उसी से पता चलता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक आया था उसने इस संस्कृत कंठाभरण जो पाठशाला थी इसको पहले ख़त्म किया, इसको ढा दिया और इसके जगह पर ही इसने 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है वो बनवाया था। तो इसमें आ जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। इसकी व्याख्या देखो भाई क्या दे रखी है। बिसलदेव यानी कि विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला एवं मंदिर से सरस्वती कंठाभरण का निर्माण करवाया, जिसे तुड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा यानी कि मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया था। तो ये ध्यान रखना आपको कि बिसल देव या विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर के अंदर संस्कृत पाठशाला और एक मंदिर बनवाया था, उसको तोड़ करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो बनवाया था। और इसको कब बनवाया था? 1198 ईस्वी के अंदर इसको बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 2.5 दिन का झोंपड़ा मूलतः था। तो 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है ये मूलतः किया था, तो वो आ जाएगा संस्कृत कॉलेज या संस्कृत कंठाभरण पाठशाला। नेक्स्ट देखो, 2.5 दिन का झोंपड़ा स्थित है। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित? अजमेर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 2.5 दिन का झोंपड़ा पहले निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो वो आपके आ जाएगा संस्कृत पाठशाला, या इसको ये थोड़ा अजीब है क्योंकि इसको संस्कृत पाठशाला भी कह सकता है और सरस्वती पाठशाला, संस्कृत पाठशाला या सरस्वती मंदिर भी कह सकते हैं, इसलिए इसको बोनस दिया गया था। लेकिन आपको सही एक ही मानना है कि सरस्वती जो पाठशाला है इस नाम से पहले जाना जाता था, या फिर इसको कह सकते हैं संस्कृत कंठाभरण पाठशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? कि ये तो प्रताप और लंकेश्वर है, इसकी उपाधि किसने धारण की? तो वो आ जाएगा सोमेश्वर। इसकी व्याख्या देखो भाई, अर्णोराज के छोटे पुत्र सोमेश्वर चौहान को बिजोलिया अभिलेख में प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण करने वाला कहा जाता है। ठीक है ना। प्रताप लंकेश्वर किसकी उपाधि थी? तो सोमेश्वर की उपाधि थी। और सोमेश्वर किसका पुत्र था? तो अर्णोराज का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसमें तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वो किस किस के मध्य लड़ा गया? तो वो आपके आ जाएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। इसकी व्याख्या देखो, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, जिसकी उपाधि आती है राय पिथौरा, यानी कि युद्ध में पीठ न दिखाने वाला, यानी कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो थे वो इतने बहादुर थे कि युद्ध में उन्होंने कभी भी पीठ नहीं दिखाई थी। और इनको दल पुंगल की उपाधि भी कहते हैं कि विश्व विजेता मानते। दल पुंगल यानी कि विश्व विजेता, राय पिथौरा यानी कि युद्ध में पीठ न दिखाने वाला। और चौहान वंश का प्रसिद्ध राजा जिन्होंने तराइन यानी कि करनाल हरियाणा के अंदर स्थित है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि तराइन कहाँ स्थित है? तो तराइन जो है वो करनाल हरियाणा में स्थित है। तो तराइन के प्रथम युद्ध यानी कि 1191 ईस्वी में मोहम्मद शाहबुद्दीन गौरी को पराजित किया था। और तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गौरी के हाथों पराजित हुए थे। और पराजित भी धोखे से पराजित किया था इन्होंने, ऐसे फेस टू फेस लड़के इसने पराजित नहीं किया था। इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की पराजय का कारण कन्नौज के शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता से प्रेम संबंध को माना जाता है। क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय ने संयोगिता के साथ लव मैरिज की थी, तो ये जयचंद जो था इससे नाराज हो गया, तो इसने साथ किसका दिया? मोहम्मद गौरी का। तो वो कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाई, वही बात यहाँ पे हो गई थी कि बाहर का जो आक्रमण करता था मोहम्मद गौरी, उसको इसने सहयोग कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सुल्तान मोहम्मद गौरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया था? लेकिन वर्ष 1192 में वह उससे हार गया था। तो कौन सा शासक था जिसने 1191 के अंदर तो मोहम्मद गौरी को मुंह तोड़ के जवाब दिया था और 1192 के अंदर षड्यंत्र की वजह से परास्त हो गए थे? तो वो आ जाएंगे अपने पृथ्वीराज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे?
तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य तराइन के 2 युद्ध हुए थे, 1191 और 1192। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनमें से किस वर्ष में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? तो वो आ जाएगा 1191 ईस्वी के अंदर तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कौन सा किला महान चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था? तो कौन सा किला है जो पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था? तो वो आ जाएगा आपके किला राय पिथौरा, यानी कि राय पिथौरा जो है, इस किले का निर्माण किसने करवाया? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने इसका निर्माण करवाया था। इसकी व्याख्या देखो भाई, दिल्ली के लाल कोट किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में अनंगपाल तोमर के शासनकाल में हुआ था। इसे दिल्ली का पहला शहर कहा जाता है। इसी किले को अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी से जीतकर इसका नाम राय पिथौरा किला रखा था। तो राय पिथौरा किला है वो मोहम्मद गोरी से पहले जीता था और इसके बाद इसको नाम चेंज करके राय पिथौरा कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? एक निम्नलिखित जो विद्वान दे रखा है इसमें से पृथ्वीराज तृतीय का विद्वान कौन नहीं था वो आपको बताना था। तो इसमें आ जाएगा सारंगधर। बाकी विद्यापति गौड़ है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी विद्वान थे, और वागीश्वर जनार्दन थे वो भी इसके दरबारी विद्वान थे, और विश्व रूप है ये भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी विद्वान थे। इसकी व्याख्या देखो क्या दे रखी है भाई, पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन लेखक जयानक, चंद्रबरदई, जनार्दन, आशाधर, विद्यापति गौड़, विश्वरूप और पृथ्वी भट्ट आदि इसके समकालीन लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि है वो आ जाएगा चंद्रबरदई, जिसने रचना की थी पृथ्वीराज रासो की। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कदम्बवास या केमास किस राजा के समय उसके मुख्यमंत्री थे? तो कदम्बवास या फिर कह सकते हैं जो केमवास है वो किस राजा के समय उसके मुख्यमंत्री थे? तो वो आ जाएगा पृथ्वीराज तृतीय के समय जो इसके मुख्यमंत्री थे वो थे कदम्बवास या फिर केम्बवास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन से पहले इसकी व्याख्या देख लो। अजमेर के चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक पृथ्वीराज तृतीय हुआ था, जिसका जन्म 1167 ईस्वी के अंदर विक्रम संवत 1223 में गुजरात के तत्कालीन राजधानी अहिलपाटन में हुआ था। यानी कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म है वो गुजरात के अहिलपाटन में हुआ था। पिता सोमेश्वर की मृत्यु के समय पृथ्वीराज की आयु 11 वर्ष थी। ऐसे समय में इसकी माता कर्पूरी देवी ने संरक्षक की भूमिका निभाई थी। यानी कि पृथ्वीराज तृतीय 11 वर्ष के अंदर इनके पिताजी की डेथ हो गई थी और इनको जो संभालने का काम या संरक्षण का काम किया था वो माता कर्पूरी देवी ने किया था। उस समय कदम्बवास यानी कि केमास या केम्बवास उसका सुयोग्य प्रधानमंत्री था। यानी कि कदम्बवास ने भी इनका पूरा का पूरा संरक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? तो वो आ जाएगा कदम्बवास। यानी कि गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला जो मंत्री था वो अपने कदम्बवास या केमास था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसमें कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? तो कर्पूरी देवी जो है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जो है राज माता थी। इन्होंने 11 वर्ष से इनको संभाला था। कर्पूरी देवी ने इनका संरक्षण किया था भाई। तो कर्पूरी देवी और कदम्बवास जी ने भी इनका संरक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पृथ्वीराज तृतीय सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध डैश 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 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे थे। तो वो आ जाएगा 11 वर्ष की आयु में इनके पिताजी सोमेश्वर जी की जो डेथ हो गई थी तो 11 वर्ष की आयु में इन्होंने राजगद्दी संभाल ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कौन सा एकमात्र ग्रंथ दावा करता है कि राजा पृथ्वीराज की मृत्यु तराइन के युद्ध के मैदान में ही हो गई थी? क्योंकि पृथ्वीराज जो रासो है वो कहता है कि नहीं, पृथ्वीराज की मृत्यु है वो मैदान में नहीं हुई थी। और एकमात्र जो ऐसा ग्रंथ या फिर लेख कह सकते हो जिसने ये दावा किया है कि पृथ्वीराज तृतीय की जो मृत्यु है वो तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 के अंदर उसी दौरान मैदान में ही हो गई थी, तो ये है विरुद्ध विधि विध्वंस। ये कथन आपको और ये जो ग्रंथ है इसका नाम आपको ध्यान रखना है क्योंकि एक नया क्वेश्चन बना है कि भाई एकमात्र ग्रंथ कौन सा है जिसने बताया कि पृथ्वीराज की जो मृत्यु है वो मैदान में ही हो गई थी? तो वो आता है विरुद्ध विधि और विध्वंस। तो ये नाम ध्यान रखना है। इसकी व्याख्या देखो भाई,
लक्ष्मीधर द्वारा रचित विरुद्ध विधि विध्वंस के अनुसार तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई थी। पृथ्वीराज प्रबंध में कहा गया है कि तराइन के युद्ध के बाद पृथ्वीराज को गोरी कैद कर अजमेर ले गया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। और हमीर महाकाव्य में पृथ्वीराज को कैद करके बाद में मरवा देने तथा तबकात ए नासिरीन में पकड़कर फिर मरवाया जाना उल्लेखित किया जाता है। लेकिन एकमात्र ग्रंथ है वो लक्ष्मीधर जी का है, जो है विरुद्ध विधि विध्वंस। इसमें कहा गया है कि इनकी मृत्यु जो है वो तराइन के मैदान में ही हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पृथ्वीराज चौहान थर्ड का समकालीन चंदेल शासक कौन था? तो चंदेल शासक में आ जाएगा आपके परमार्दी देव चंदेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इससे पहले इसकी व्याख्या देखो परमार्दी देव चंदेल के बारे में। तो पृथ्वीराज ने 1182 ईस्वी में भरतपुर मथुरा क्षेत्र में भंडानकों के विद्रोह का अंत किया था और महोबा के चंदेल शासक परमाल या फिर परमार्दी देव को हराकर उससे संधि के लिए विवश किया था। यानी कि जो भंडानक के विद्रोह था उनको भी अंत कर दिया और महोबा के जो चंदेल शासक थे उसमें भी परमार्दी देव को हरा करके संधि के लिए विवश कर लिया था। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर आक्रमण किया और परमार्दी देव के दोनों वीर सेनानायक आला और उदल पृथ्वीराज के विरुद्ध युद्ध में वीरता से लड़ते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षार्थ वीर गति को प्राप्त हुए थे। कौन थे? तो सेनापति आला और उदल। ठीक है ना, नाम ध्यान रखना भी। आला और उदल किसके सेनापति थे? तो चंदेल शासक परमार्दी देव के वीर सेनानायक थे। पृथ्वीराज पंजुन राय कछवा को महोबा का उत्तराधिकारी नियुक्त कर लौट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भंडानकों का पूर्णतया दमन निम्न में से किसने किया था? तो पूर्णतः भंडानकों का दमन करने का जो श्रेय जाता है वो आ जाएगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज थर्ड ने वहाँ का प्रशासक है वो किसे नियुक्त किया था? तो महोबा विजय जब हुई थी उसमें परमार्दी देव चंदेल को तो पराजित किया था और वहाँ पर पंजुन राय को वहाँ का शासक बना करके आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस वर्ष में पृथ्वीराज थर्ड ने महोबा के शासक चंदेल को पराजित किया या फिर हराया था? तो वो आपके आ जाएगा 1182 के अंदर चंदेल शासक को हराया था पृथ्वीराज थर्ड ने। और चंदेल शासक कौन था? तो परमार्दी देव चंदेल। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक है वो कौन थे? तो चालुक्य शासक आ जाएंगे भीमदेव सेकंड। तो भीमदेव सेकंड जो है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय चालुक्य शासक थे। इसकी व्याख्या देखो क्या दे रखी है। सन 1184 के लगभग गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के प्रधानमंत्री जगदेव प्रथियार एवं पृथ्वीराज की सेना के मध्य नागौर का युद्ध हुआ था और जिसके बाद दोनों में संधि हो गई एवं चौहानों की चालुक्यों से लंबी शत्रुता का क्या हो गया था? अंत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, चौहानों की रणथंबोर शाखा का प्रवर्तक था। तो चौहानों की जो रणथंबोर शाखा है इसके प्रवर्तक कौन थे? तो वो आपके आ जाएगा गोविंदराज है वो इसके प्रवर्तक रहने वाले हैं। गोविंदराज जी ने ही रणथंबोर के जो चौहान शाखा थी इसकी स्थापना की थी। इसकी व्याख्या देखो क्या दे रखा है। पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से इस वंश की स्थापना 1194 ईस्वी के अंदर की थी। यानी कि पृथ्वीराज तृतीय की जब मृत्यु हुई थी तो उसके बाद अजमेर से लेकर ये आ गए थे कहाँ पे? रणथंबोर के अंदर, और यहाँ पे चौहान शासक की स्थापना कर दी थी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी सहायता भी की थी, ऐसा भी कहा जाता है। तो 1194 के अंदर रणथंबोर में चौहान शासक की स्थापना करने वाले कौन थे? तो गोविंदराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको, रणथंबोर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था। तो रणथंबोर के कौन से शासक है जिसने सल्तनत के विरुद्ध में प्रतिरोध किया था? तो वो आ जाएगा वाघभट्ट और हमीर। वाघभट्ट और हमीर ने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था। व्याख्या देखो इसकी। वीर नारायण के समय दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने रणथंबोर पर आक्रमण किया जिसे वीर नारायण ने सफलतापूर्वक विफल कर दिया था, परंतु सुल्तान ने उसका दिल्ली में वध करवा दिया था। इसके उत्तराधिकारी वाघभट्ट ने दिल्ली सल्तनत से अपने राज्य की रक्षा की और हमीर ने कुल 17 युद्ध लड़े थे दिल्ली सल्तनत के साथ, जिसमें से 16 युद्धों में वह विजयी रहा था और 17वें तथा अंतिम युद्ध में
वह अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया था, जो कि रणथंभौर का प्रथम साका हुआ था भाई 1301 के अंदर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, रणथंभौर के शासक अमीर देव चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? तो वो मुठभेड़ हुई थी अपने 1290 ईस्वी के अंदर। पहली बार है वो जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था। इसकी व्याख्या देखो क्या दे रखा है। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में जाइन दुर्ग पर आक्रमण किया और आक्रमण करके सफलता प्राप्त की थी। तो 1290 के अंदर पहले उसने जाइन दुर्ग को जीता था और वहाँ का शासक थे अपने गुरुदास सैनी, क्योंकि रणथंभौर दुर्ग की जो कुंजी है वो जाइन दुर्ग को कहते हैं। और जो पहले इसलिए उसने जाइन दुर्ग को पराजित करके अपने अधीन किया था। और जिसने चौहान सेना का नेतृत्व किया था वो गुरुदास सैनी थे, उसको मार दिया था। और तुर्क सेना रणथंभौर की ओर आगे बढ़ी और गढ़ को लेने के लिए मजनिक, सेवात और गरगच बनाने के पश्चात भी असफलता मिलने के कारण सुल्तान सेना सहित दिल्ली लौट गया था। सुल्तान जब दिल्ली गया तो अमीर ने जाइन दुर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया और सुल्तान ने 1292 ईस्वी में दोबारा किले को लेने का प्रयास किया, लेकिन जाइन दुर्ग की विजय से जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग का घेराव किया। और अमीर खुसरो और बर्नी की जो पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही के अनुसार दुर्ग को जीतने के जलालुद्दीन खिलजी के समस्त प्रयास जो है वो असफल रहे थे। और जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी मैं तो नहीं देता हूँ। तो सुल्तान के लौटने पर अमीर ने जाइन दुर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया था। यानी कि जलालुद्दीन खिलजी ने कई बार प्रयास किए लेकिन हर बार वो असफल रहा। तो ऐसा कहते हैं ना कि जो लोमड़ी के जो अंगूर होते हैं कि लोमड़ी के अंगूर खट्टे होते हैं, यानी कि जो जिस चीज़ को आप प्राप्त नहीं कर सकते हो उसे ऐसा बोल के उसको टाल दो। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी के बस की बात नहीं थी रणथंभौर दुर्ग को विजय करना, इसलिए उसने कहा कि 10 दुर्गों के बराबर भी मतलब बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो इसमें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे 10 किलों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर मैं तो नहीं देता हूँ, किसने और किस दुर्ग के लिए कहा गया था? तो ये जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था और रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था, क्योंकि रणथंभौर दुर्ग पर कई बार आक्रमण करने के पश्चात भी जब वो इसे नहीं जीत पाया तो उसने ये ऐसे कहते हैं ना भड़ास निकाली ये बोल करके। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, रणथंभौर के किस चौहान नरेश के सेनापति ने जाइन के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया था? यानी कि रणथंभौर दुर्ग का किस चौहान नरेश के सेनापति ने जाइन के निकट जलालुद्दीन खिलजी को परास्त भी किया था एक बार? तो वो आ जाएंगे हमीर। हमीर चौहान ने जलालुद्दीन खिलजी को एक बार पराजित भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्योंकि सुल्तान के विरोधियों को शरण दी थी इन्होंने। क्योंकि इन्होंने क्या किया था भाई? तो इन्होंने दो जो अलाउद्दीन खिलजी के जो विरोधी थे या विद्रोही थे उनको शरण देने का काम किसने किया था? हमीर चौहान ने किया था। और ऐसा पहले परंपरा थी कि जो शरण में आ गया एक बार उसे फिर अकेला नहीं छोड़ते थे, उसकी पूरी रक्षा की जाती थी। जब तक सांसें चल रही है उसको रक्षा की जाती थी। ठीक है ना। इसलिए उस समय आए थे वो कैबरू और मोहम्मद शाह आए थे इसके शरण में, अमीर चौहान के शरण में। तो उनको शरण देने के कारण रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। इसकी व्याख्या देखो क्या दे रखी है। रणथंभौर शासक अमीर ने मंगोल विद्रोहियों मोहम्मद शाह और केबरू को शरण देने के कारण एवं अमीर द्वारा राज कर बंद कर देने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। यानी कि एक कारण तो ये था कि जो उसके जो विद्रोही थे उनको इसने शरण दे दी। दूसरा कारण ये था कि इन्होंने जो राज कर था वो भी देने से मना कर दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? तो विद्रोही सेनापति कौन था? तो अपना आ जाएगा मोहम्मद शाह और केबरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने किसके पास शरण ली? तो मोहम्मद शाह थे नेतृत्व में मंगोल जो विद्रोही थे किसके पास शरण लिए? तो उस समय जो महान प्रतापी शासक था हमीर चौहान उसके शरण में चले गए थे। रणथंभौर का युद्ध सन 1301 ईस्वी में निम्न में से किसके मध्य हुआ था? तो वो आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के मध्य हुआ था। और रणथंभौर दुर्ग का पहला साका जो था वो इसी समय हुआ था 1301 ईस्वी के अंदर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसकी व्याख्या देखो पहले। रणथंभौर का जो युद्ध है वो 1301 ईस्वी में हमीर चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी विजयी रहा था।
अलाउद्दीन ने हमीर के सेनापति रत्तीपाल, सेनानायक रणमल तथा अन्य अधिकारी सुरजन शाह को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया था। यानी कि अगर ये गद्दारी नहीं करते अगर अमीर के साथ, तो अमीर का जो रणथंबोर दुर्ग है ये कभी भी इन मुग़लों के या फिर इन अलाउद्दीन खिलजी के अधीन कभी भी नहीं जाता। तो रतिपाल, सेनानायक रणमल और सूरज शाह ने इनके साथ विद्रोह या फिर कह सकते हैं कि देशद्रोह या कह सकते हैं विश्वासघात किया था। वो कहता है ना कि घर का भेदी लंका ढाई, वही बात है भाई। अगर घर का भेदी अगर भेद नहीं दे तो बाहर वाले की इतनी औकात नहीं है कि वो इसको अमीर चौहान को हरा दे। तो विद्रोही कौन थे या इनके विश्वासघाती कौन थे? रतिपाल और रणमल और सुरजन शाह। ये नाम आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष रणथंबोर पर अधिकार किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी के अंदर रणथंबोर दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। 1301 हो जाएगा। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंबोर का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन के आक्रमण के समय 1301 में जो शासक था वो थे अपने हमीर चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमीर के 2 मंत्रियों की गद्दारी से रणथंबोर का पतन त्वरित हुआ था, वो कौन मंत्री थे? तो वो आ जाएगा रणमल और रतिपाल। रणमल रतिपाल ने इनके साथ विश्वासघात किया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1300 ईस्वी में रणथंबोर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? तो 1300 ईस्वी के अंदर पहले अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक आए थे युद्ध करने के लिए, तो उसमें नुसरत खां जो है वो मारा गया था। व्याख्या देखो इसकी, रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी जिसका नेतृत्व उलगू खां और नुसरत खां को सौंपा गया था। इस बार खिलजी सेना अध्यक्ष हिंदू वाट पार कर जाइन लेने में सफल रहा था, जब नुसरत खां प्राचीन को तोड़ फोड़ में लगा हुआ था कि किले से आने वाली गोले के वार से वह मारा गया था। यानी कि नुसरत खां जो है वो किले की दीवारें तोड़ रहा था, तो सामने से एक तोप का गोला आया और नुसरत खां के प्राण पखरु जो है वो उड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रणथंबोर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? तो रणथंबोर दुर्ग पर जब अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया, उसके बाद यहाँ का जो कार्यभार है वो किसको सौंपा? तो वो थे उलगू खां, क्योंकि नुसरत खां तो मारा गया था, तो पीछे बचे उलगू खां, तो उनको सौंप करके वापस दिल्ली चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जालोर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा था? तो जालोर का वह कौन सा शासक है जिसको दिल्ली के सुल्तान का आक्रमण है उस नहीं सामना करना पड़ा? तो वो आ जाएगा चचिक देव जो है, इनको दिल्ली से कभी भी युद्ध करने की नौबत नहीं आई थी। भाई उदय सिंह ने भी किया था, कानड़ देव ने भी किया था और वीरम देव ने भी किया था। इसकी व्याख्या देखो भाई, चचिक देव जिसका शासनकाल आता है 1257 से लेकर 1282 तक। दशरथ शर्मा के अनुसार उदय सिंह के पुत्र चचिक देव ने राज्य की सीमा को बढ़ाया था। वह नासिरुद्दीन मोहम्मद और बलबन का समकालीन था, जिन्होंने इसको किसी भी प्रकार से सताने का साहस नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था। तो राजस्थान का जो प्रथम चौहान राज्य था वो कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो वो आ जाएगा नाडोल पाली के अंदर। इसकी व्याख्या देखो, नाडोल के चौहानों की शाखा का संस्थापक शाकंभरी नरेश वाघपति राज का पुत्र लक्ष्मण चौहान था, जिसने 960 ईस्वी के लगभग चावड़ा राजपूतों से स्वतंत्र होकर चौहान वंश की स्थापना की थी। और शाकंभरी के चौहानों के बाद ये प्रथम राज्य था। यह पहला चौहानकालीन नगर है जहाँ इतने विशाल स्तर पर उत्खनन कार्य किया गया। एक मिट्टी के बर्तन पर साल भंजिका का अंकन भी किया हुआ था। 1205 ईस्वी के लगभग नाडोल के चौहान जालोर की चौहान शाखा में मिल गए थे। यानी कि नाडोल के जो चौहान थे इनके संस्थापक या प्रथम चौहान राज्य स्थापना किसने की? तो लक्ष्मण चौहान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो जालोर के जो चौहान वंश है इनके संस्थापक आ जाएंगे आपके कीर्तिपाल चौहान। इसकी व्याख्या देखो, नाडोल शाखा के कीर्तिपाल यानी कीतु ने 1181 ईस्वी के लगभग जालोर को परमारों से छीनकर अपने अधिकार में लेकर स्वतंत्र शासक बन बैठा था। वह जालोर शाखा के चौहान वंश का प्रथम संस्थापक था। प्राचीन शिलालेखों में जालोर का नाम जबलीपुर और किले का नाम सोनगिरी मिलता है।
तो ध्यान रखना, सोनगिरी यानी कि जालौर का किला, और सोनगिरी पूछे आधा से आ जाए तो वो आ जाएगा अपने जैसलमेर का किला। ठीक है ना। तो सोनगिरी तो जालौर का किला और सोनगिरी तो जैसलमेर का किला, जिसको अपभ्रंश में सोनागढ़ कहते हैं। इसी पर्वत के नाम से चौहानों की शाखा को सोनगरा चौहान कहते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, जालौर पर सोनगरा चौहानों ने किसे पराजित कर अपना अधिकार किया था? तो जालौर पर सोनगरा चौहानों ने किसे पराजित किया था? तो वह आ जाएगा परमार थे यहाँ पे, और परमारों को पराजित करके यहाँ पे सोनगरा चौहानों ने अपनी स्थापना कर दी थी। कानड़ देव है वो कहाँ का शासक था? तो कानड़ देव आ जाएगा जालौर का शासक था। इसकी व्याख्या देखो, जालौर के चौहान वंश के कानड़ देव की महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन खिलजी के साथ चलने वाला दीर्घकालीन संघर्ष था, जो कि 1305 से लेकर 1311 तक चला था। और यहाँ पे 1311 के अंदर जालौर है वो अलाउद्दीन खिलजी के कब्जे में आ गया था। नेक्स्ट देखो भाई, जालौर के अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? तो जालौर के जो अलाउद्दीन थे इसका समकालीन शासक कौन था? वो आ जाएगा कानड़ देव। कानड़ देव इसके समकालीन थे। इसकी व्याख्या नहीं दे रखी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय का विवरण मिलता है? तो कानड़ देव जो प्रबंध है इसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय का विवरण दिया गया है। इसकी व्याख्या देखो भाई, पद्मनाभ नाभि द्वारा लिखित कानड़ देव प्रबंध में जालौर के चौहान कानड़ देव और वीरमदेव तथा अलाउद्दीन के मध्य संघर्ष, वीरमदेव और अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा का जो प्रेम प्रसंग है आदि का वर्णन भी किया गया था। यानी कि जालौर पर आक्रमण करने का एकमात्र ये कारण था कि अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री से शादी करने से वीरमदेव ने मना कर दिया था कि भाई मुझे आपकी जो ये लड़की है इससे शादी नहीं करनी है, तो इसने आक्रमण कर दिया। भाई अजीब बात है भाई। कानड़ देव प्रबंध के अनुसार दिल्ली शिविर पर हमले का नेतृत्व कानड़ देव के मंत्री जैता देवड़ा ने किया था। तो दिल्ली शिविर पर आक्रमण करने का जो नेतृत्व है वो कानड़ देव के मंत्री कौन थे? जैता देवड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कानड़ देव का मुख्यमंत्री कौन था? तो कानड़ देव का जो मुख्यमंत्री है वो आ जाएगा जैता देवड़ा, जिसने दिल्ली शिविर पर आक्रमण भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अलाउद्दीन खिलजी के किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम है वो खैराबाद रख दिया था? तो वो आ जाएगा सिवाना का जो किला है इसे जीत करके इसका नाम है वो खैराबाद रख दिया था। इसकी व्याख्या देखो भाई क्या दे रखी है, अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम जालौर अभियान 1308 ईस्वी के अंदर हुआ था, और सिवाना दुर्ग का पतन अलाउद्दीन ने 2 जुलाई 1308 ईस्वी में एक सेना किले को फतेह करने के लिए नियुक्त कर दिया था। सुल्तान ने इस विजय के बाद सिवाना दुर्ग का जो अधिकार है वो कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप दिया था। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि रणथंभौर दुर्ग का जो अधिकार सौंपा था वो कौन था? तो उल्गू खां था। और जालौर दुर्ग का जो कार्यभार सौंपा था तो वो कौन थे? तो कमालुद्दीन गुर्ग था। और इसका नाम परिवर्तित करके खैराबाद भी रख दिया था। 1308 के अंदर यहाँ पे आक्रमण हुआ था, और 1301 के अंदर हुआ था रणथंभौर के अंदर, 1303 के अंदर हुआ था अपने चित्तौड़गढ़ के अंदर, 1308 के अंदर होता है अपने जालौर के अंदर, और 1311 के अंदर होगा कहाँ पर? यहाँ पे जालौर के अंदर वापस। 1308 में तो किया था सिवाना के अंदर, और 1311 के अंदर करेगा वापस जालौर के ऊपर आक्रमण। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो वो आ जाएगा 1311 के अंदर, क्योंकि 1308 के अंदर तो उसने सिवाना किले को जीत लिया और कमालुद्दीन गुर्ग को उसका कार्यभार सौंप कर इसका नाम है वो खैराबाद करके वापस चला गया था। और फिर 1311 के अंदर इसने वापस आक्रमण किया था, तब जालौर दुर्ग को इसके अधीन हो गया था। अलाउद्दीन का द्वितीय जालौर अभियान 1311 ईस्वी जालौर का पतन कानड़ देव व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी विजयी रहा था। इस तरह जालौर के सोनगरा चौहान वंश का पतन हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर विजय के बाद इसका नाम जो है जलालाबाद कर दिया था, और सिवाना का नाम कर दिया था खैराबाद। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालौर को जीतकर उसका नया नाम क्या रखा था? तो जालौर को जीतकर उसका जो नया नाम रखा था वो आ जाएगा आपके जलालाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया था? तो वो आ जाएगा सोनगरा चौहान वंश का वो अंत कर दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जालोर के विरुद्ध अलाउद्दीन के अभियान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें देखो आप कथन दे रखा 1 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कमाल उद दीन गुर्ग के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी थी। तो बिल्कुल सही बात है, अभी कमालुद्दीन गुर्ग जो था इसके नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी थी। जालोर के दैया सेजवल विक्रम को स्वर्ण का लालच देकर सुल्तान की सेना को गुप्त मार्ग से जालोर दुर्ग में प्रवेश करवाया था। तो बिल्कुल सही बात है, ये नाम ध्यान रखना भाई कि जालोर दुर्ग के अंदर धोखा किसने दिया, ये विश्वासघात किसने किया, तो वो थे अपने दैया सेजवल विक्रम। ठीक है ना, इसको सोना देने का लालच देकर के इससे जो जालोर दुर्ग का जो गुप्त द्वार था उसके बारे में पूछ लिया था। यानी कि कथन नंबर 1 और 2 दोनों ही सही है, तो विकल्प नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अलाउद्दीन खिलजी के विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि कौन सी विजय किस काल के अनुसार हुई है उसका आपको व्यवस्थित करना था। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 1301 के अंदर रणथंभौर, 1303 के अंदर चित्तौड़गढ़, 1308 के अंदर सिवाना और 1311 के अंदर जालोर दुर्ग। यानी कि आपके सबसे पहले आ जाएगा रणथंभौर, इसके बाद आएगा चित्तौड़गढ़, उसके बाद आएगा सिवाना, उसके बाद आएगा जालोर। 1, 3, 4 और 2 विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के विजय के अभियान देख लो, रणथंभौर पर 1301 के अंदर होता है, साका अमीर देव ने किया था और इसका नाम क्या कर दिया था उस समय, यह आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है ना। जालोर पर किया था 1303 के अंदर, इस समय शासक कौन थे, रतन सिंह थे और पद्मनी के लिए वो युद्ध हुआ था। और 1308 के अंदर जो युद्ध हुआ था वो सिवाना किले के लिए हुआ था और इसका नाम क्या कर दिया था, क्या किया था भाई, खैराबाद कर दिया था सिवाना का नाम तो, और चित्तौड़ का नाम किया था खिजराबाद। और जालोर का हुआ था 1311 के अंदर और इसका नाम कर दिया था जलालाबाद। ठीक है ना। और रणथंभौर का क्या नाम रखा था वो आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। चौहाना का जो कालक्रम था उसके अनुसार व्यवस्थित करना था। तो इसमें आपके 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है, यानी कि सबसे पहले आएगा विग्रहराज चतुर्थ, इसके बाद आएगा पृथ्वीराज सेकेंड, इसके बाद आएगा सोमेश्वर और सोमेश्वर के बाद आएगा पृथ्वीराज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, व्याख्या देखो भाई इसकी, चौहान शासकों का कालक्रम कर्म से वासुदेव चौहान, वासुदेव के बाद आते हैं गुवक, गुवक के बाद आते हैं विग्रहराज प्रथम, विग्रहराज प्रथम के बाद विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज तृतीय, पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज, अर्णोराज और अर्णोराज के बाद विग्रहराज चतुर्थ, इसके बाद पृथ्वीराज सेकेंड, उसके बाद सोमेश्वर, सोमेश्वर के बाद पृथ्वीराज थर्ड आते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चौहान राजवंश के शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो चौहान वंशों का जो कालक्रम अनुसार रहा है उसको आपको व्यवस्थित करना था। तो इसमें आपका आ जाएगा 3 नंबर, यानी कि सबसे पहले आएगा अजयराज का काल, इसके बाद आएगा अर्णोराज, अर्णोराज के बाद आएगा विग्रहराज चतुर्थ और विग्रहराज चतुर्थ के बाद आएगा पृथ्वीराज थर्ड। ठीक है ना भाई। तो पृथ्वीराज थर्ड के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है ना। पृथ्वीराज चौहान कितना साहसी था, कितना वीर था, इसी के लिए आपको वीरता के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है भाई। ठीक है ना। तो कम से कम इसके लिए तो कर लो भाई, पृथ्वीराज थर्ड के लिए तो कर लो यार। ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौहान शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आपके आ जाएगा भाई चौहान शासकों का कालक्रमानुसार, तो विकल्प नंबर 1 आ जाएगा, यानी कि सबसे पहले आएगा चामुंड राज, इसके बाद आएगा दुर्बल राज थर्ड, इसके बाद आएगा विग्रहराज थर्ड और उसके बाद आएगा पृथ्वीराज प्रथम। ठीक है ना। तो चौहानों का जो काल कर्म अनुसार है, इसमें से क्वेश्चन कई बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको उनके काल है वो कर्म है वो अनुसार ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोटा राज्य का संस्थापक था। तो कोटा राज्य के संस्थापक कौन थे, तो वो आ जाएगा आपके माधव सिंह इसके संस्थापक रहने वाले हैं। इसकी व्याख्या देखो, राजस्थान के कानपुर तथा उद्योगों का नगर नाम से विख्यात इस औद्योगिक नगरी की स्थापना माधव सिंह ने की थी। अभिलेखों के अनुसार बूंदी के राजा जैत सिंह के पौत्र ने जब 1264 ईस्वी में चंबल के पूर्वी किनारे के शासक कोटिया भील को मारकर इस भूभाग को अपने अधिकार में कर लिया था, तो उन्होंने कोटिया भील के नाम पर इसका नाम भी क्या रखा था, कोटा रखा था। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो झालावाड़ राज्य की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी अपने 1838 के अंदर। ठीक है ना। इसकी व्याख्या देखो क्या दे रखी है,
कोटा के शासक महाराव राम सिंह के शासनकाल में महाराजा तथा उसके दीवान एवं फौजदार झाला मदन सिंह, जो कि झाला जालिम सिंह का पुत्र था, के मध्य शासन के अधिकारियों को लेकर अत्यधिक मनमुटाव हो जाने पर अंग्रेजी सरकार ने सन 1838 ईस्वी में कोटा रियासत के 17 परगने लेकर के झालावाड़ रियासत एवं स्वतंत्र रूप से बना दी गई। झाला मदन सिंह को वहाँ का स्वतंत्र शासक बना दिया और इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा स्थापित ये राजस्थान की दूसरी स्वतंत्र रियासत थी। और पहली आ जाएगी 1817 के अंदर टोंक और दूसरी आ जाएगी झालावाड़ रियासत। नई रियासत झालावाड़ की राजधानी झादरा पाटन, जिसका पूर्व जो नाम था पाटन, रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अंग्रेजों ने मांगरोल युद्ध यानी कि 1821 में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी। अंग्रेजों ने जो मांगरोल का युद्ध होता है 1821 ईस्वी के अंदर, इसमें कोटा महाराजा के विरुद्ध उन्होंने किसकी सहायता की, तो वो आ जाएगा जालिम सिंह। झाला जालिम सिंह जो है, इनकी सहायता अंग्रेजों ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देखो भाई क्या दे रखी है। तो व्याख्या में दे रखा है कि कोटा महाराव किशोर सिंह तथा कोटा के फौजदार झाला जालिम सिंह के मध्य प्रशासनिक अधिकारों को लेकर तनाव उत्पन्न हो गया था। अंग्रेजों द्वारा 20 फरवरी 1818 ईस्वी को कोटा के साथ की गई गुप्त संधि के अनुसार राज्य के प्रशासनिक अधिकारों का प्रयोग झाला जालिम सिंह एवं उनके वंशज करेंगे तथा महाराव उमेद सिंह व उसके वंशज राज्य के शासक बने रहेंगे। महाराव किशोर सिंह इस संधि को रद्द कर स्वयं सत्ता हाथ में लेकर शासन करना चाहते थे, जबकि जालिम सिंह अपने अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं थे। अतः अक्टूबर 1821 में महाराव किशोर सिंह तथा झाला जालिम सिंह के बीच बारा के पास मांगरोल नामक स्थान पर युद्ध हो गया था 1821 के अंदर। डेट ध्यान रखना आपको, मांगरोल का युद्ध कब होता है, तो 1821 में होता है। किसके मध्य हुआ था, तो महाराव किशोर सिंह व झाला जालिम सिंह के मध्य हुआ था। युद्ध के बाद मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की मध्यस्थता से किशोर सिंह और जालिम सिंह के मध्य 22 नवंबर 1821 को समझौता हो गया था और समझौते के अनुसार महाराव के निजी कार्यों में झाला जालिम सिंह हस्तक्षेप नहीं करेगा तथा झाला के राजकाज में महाराव का दखल भी नहीं होगा। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष रूप से जालिम सिंह प्रशासन का सर्वेसर्वा है वो हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हुंजा नामक घोड़ा किसका था, तो हुंजा नामक जो घोड़ा था वो बूंदी के उमेद सिंह का घोड़ा था। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और अभी भी आपको आ सकता है आगे एग्जाम के अंदर, इसलिए ध्यान रखना है कि हुंजा नामक घोड़ा किसका था, तो बूंदी के उमेद सिंह का घोड़ा था। व्याख्या देखो भाई इसकी क्या दे रखी है। राजस्थान के मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश बूंदी में हुआ था सन जब 1734 ईस्वी में वहाँ के बुद्ध सिंह की कछुआई रानी आनंद कंवर ने अपने पुत्र उमेद सिंह के पक्ष में मराठा सरदार होलकर व राणा जी को आमंत्रित किया था। उमेद सिंह को एक राजा ने हुंजा नामक ईरानी घोड़ा उपहार में दिया था। तो हुंजा घोड़ा किसका था, तो बूंदी के महाराजा उमेद सिंह का घोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, झाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन है वो सही नहीं है, तो पहला कथन देखो, वह कोटा का शासक था, यही गलत हो गया। वह कोटा का फौजदार था भाई, यानी कि प्रशासनिक मामले वो देखता था। वह कोटा का फौजदार एवं महान कूटनीतिज्ञ व राजनेता था, बिल्कुल सही बात है। उसने पिंडारियों से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए थे, यह भी बिल्कुल सही बात है। कोटा राज्य का शासन पूर्णतः उसमें निहित था, तो ऑप्शन नंबर 1 है वो गलत आ जाएगा, बाकी सभी सही है। इसकी व्याख्या देखो क्या दे रखी है। झाला जालिम सिंह 1769 से लेकर 1823 ईस्वी तक 1817 ईस्वी में कोटा के शासक राव उमेद सिंह के समय जालिम सिंह झाला को कोटा राज्य का प्रशासक था और मराठों, अंग्रेज़ों और पिंडारियों से अच्छे संबंध होने के कारण कोटा इनसे बचा रहा था। उसी ने सर्वप्रथम अंग्रेज़ों से 1817 ईस्वी में साइक संधि भी की थी, यानी कि झाला जालिम सिंह की जो कूटनीति थी उसकी सहायता से ही कोटा है वो सभी आक्रमणकारियों से सुरक्षित रहा था। और 1762 ईस्वी से 1768 ईस्वी तक झाला जालिम सिंह कोटा से हटा दिए गए। तब ये उदयपुर की सेवा में रहे थे और जालिम सिंह की सेवाओं से प्रसन्न होकर उदयपुर महाराणा ने इन्हें राज राणा की उपाधि से सम्मानित भी किया था, वह जागीरें भी इनको दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, चौहान वंश के संस्थापक सैसमल की राजधानी क्या थी। जो चौहान वंश के संस्थापक है सैसमल, इनकी राजधानी क्या थी, तो वो आ जाएगी सिरोही। इसकी व्याख्या देखो भाई, सिरोही में चौहानों की देवड़ा शाखा का शासक था और जिसकी स्थापना 1311 ईस्वी में आसपास लुम्बा द्वारा की गई थी।
आसपास में जो लुम्बा नामक व्यक्ति था उसने की थी। इसकी राजधानी और चंद्रावती थी। और बाद में सैसमल, जिसे सैसमल ने 1425 ईस्वी में सिरोही नगर की स्थापना करके अपनी राजधानी को वहाँ से सिरोही में स्थानांतरित कर लिया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है वो चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है। तो सबसे पहले दे रखी है सृजन चरित्र, तो ये तो चौहानों की है, वो इतिहास से जानकारी देती है। हमीर महाकाव्य भी है और पृथ्वीराज विजय भी इनकी रचना है, जयनक भट्ट की है। लेकिन हर्ष चरित्र जो है वो इनके चौहानों से संबंधित नहीं है भाई, ये इसमें अलग रहने वाली है। इसकी व्याख्या देखो, पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, सृजन चरित्र आदि ग्रंथों में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया था, जबकि हर्ष चरित्र या बाण भट्ट द्वारा रचित संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें हर्षवर्धन का जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। तो ये था भाई आपके चौहान वंश का जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं वो दिशा बुक का सॉल्यूशन। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और ये जो सॉल्यूशन है ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।